नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड में। आज हम आईआईटी बाबा के बारे में एक अलग तरीके की बात करेंगे, उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर रोशनी डालेंगे। जैसे ही हम उनके बयान सुनते हैं, एक बात स्पष्ट होती है, उनके शब्दों में कुछ गहराई है, कुछ ऐसी चुप्पी है या छुपी हुई बातें हैं जो उनके मन और मस्तिष्क की स्थिति को दर्शाती हैं। भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है? हाँ या ना? क्या उनके अंदर कोई छुपा हुआ स्ट्रगल है? और बहुत ज्यादा एकदम से वो चीजें होती थी, तुमको अजीब सा लगा, तुमको संसार में कुछ सही नहीं हो रहा। क्या उनके डिसीजन मेकिंग और अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने का तरीका उनकी अपनी मानसिक हालत का प्रतीक है? इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे क्लिप्स सुनेंगे जो आईआईटी बाबा ने खुद दिए हैं। तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और उन्हें हम साइकेट्री और मनोविज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। क्या उनका बिहेवियर, उनके वर्ड्स, उनका स्ट्रेस या एंजाइटी के प्रति दृष्टिकोण किसी मनोवैज्ञानिक मसले को दर्शाते हैं? संत बना देगा ये। और उनकी सोच देखो ना, उनकी सोच अभी भी क्या है, मतलब क्या, किस सोच से वो वाला मतलब वाक्य भी निकल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मतलब भगवान तो छोड़ो, कृष्णा तो छोड़ो, उनको तो वो लाइक मेरे को इंसान भी नहीं माना उन्होंने तो। क्या उनका अपने आप को कल्कि के रूप में स्थापित करना उनके आइडेंटिटी स्ट्रगल का परिणाम है? साफ साफ बोल देता हूँ मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आईआईटी बाबा का पर्सोना उनके अंदर के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटीज का तो प्रतीक नहीं है। क्या ये एक प्रकार का कोपिंग मैकेनिज्म है या कुछ और? देखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। मैं तो आप उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम आईआईटी बाबा के कुछ ऐसे पहलुओं को समझेंगे जो अध्यात्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्ट्रगल्स, फियर्स और एस्पिरेशंस के बारे में हमें बताएंगे। मुझसे भी पूछता था, यार ये इच्छा शक्ति कम कैसे होगी मेरी? मैं तो बड़ा इच्छा शक्ति वाला इंसान था। मैं तो इतने सारी चीजें आईआईटी कर दिया, फोटोग्राफी कर दिया। और जो मेरे कॉलेज वाले भी ये सोचते थे, यार तू कैसे हो सकता है ऐसा? तो इतना ज्यादा ऐसा था ना, मतलब कि हाँ, कुछ भी चीज पकड़नी तो बस जाना ही जाना है, करना ही करना है, वैसे वाला। ये एनालिसिस सिर्फ एक साइंटिफिक नजरिया होगा जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनालिटी किस तरीके से उनके मनोवैज्ञानिक हालत से जुड़ी हुई है या जुड़ी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए तरीके से आईआईटी बाबा के पर्सोना का एक गहरा विश्लेषण। आइए सबसे पहले हम इस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत से जुड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। आईआईटी बाबा की माने तो उनका बचपन घरेलू हिंसा और अस्थिरता के बीच गुजरा। उनके मुताबिक उनके पिता अत्यधिक सख्त थे और बच्चों के प्रति लापरवाह, बचपन में जैसे एक बार उन्होंने मुझे पीटा था ना, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित थे। स्कूल में भी उन्हें सजा मिलती थी। स्टार्टिंग में जो स्कूल था, भारत के स्कूलों में तो आम ही है ना, वो बहुत टॉर्चर करते थे, जैसे पहाड़े वाड़े याद करने पे तो मुर्गा बना देते थे भाई, बिना उसके पंखे के। उसमें तुम गर्मी में लथपथ हो रहे हो, तो मैं बहुत डर जाता। मैं घर आता था, मम्मी को खाना नहीं खाना, मुझे पढ़े याद नहीं हो गए ना, तो कल वो बहुत टॉर्चर करेंगे फिर से। तो एक बार मैं स्कूल ही नहीं गया, स्कूल की टंकी में छुप गया मैं। इन बातों ने उनके कोमल मन पर एक बड़ा गहरा घाव कर दिया, जिसका दर्द आज भी उनकी बातों से झलकता है। इन सब कठिनाइयों के बीच उनकी पढ़ाई ठीक से चलती रही, इसका श्रेय जरूर हमें आईआईटी बाबा को देना होगा। ऐसा हो सकता है कि उन्हें तब पढ़ाई ही एक ऐसी चीज लगी हो जो उन्हें सम्मान दिलाती रही होगी, सो उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया। उन्हें इंटरव्यू में कहते देखा गया है कि किसी तरह वह घर के वातावरण से और घर से दूर जाना चाहते थे, सो उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया। ये उन्हीं का वक्तव्य है। फिर भीतर से बेहद जख्मी और अशांत हालात में उनके हाथ लग जाती है अध्यात्म से जुड़ी कोई किताब। घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा, क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कर्तान के घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफी प्रभावित भी था।
पूरी संभावना है कि उन्होंने वह किताब अपने घरेलू हालात का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पढ़ी होगी, जीवन में क्या सही है क्या गलत है यह खोजने के लिए पढ़ी होगी। उसी का आधार बनाकर अपने फादर मदर पर तंज भी कसे होंगे। Okay, we'll use a stick and then like, oh, it is for love. This is because I love you. Love. जो भी हो, मगर उनके हाथ अलग चीज लग गई, उनको एक अलग राह मिल गई। अध्यात्म के सूत्र जब समझ में आने लगे तो उन्हें और मजा आने लगा। दूसरी तरफ वैसे भी कुछ करने को नहीं था, मन में क्लेश, गुस्सा, विषाद यही सब भरा था। अब अध्यात्म की वो बातें ठंडी हवा के झोंकों से प्रतीत होने लगी। मन करने लगा कि लोगों को भी समझाई जाए। घर में कोई सुनने वाला नहीं, लगभग सब पागल समझने लगे। तो बगीचों में जाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू हो गया। So this is the episode 7 of the Truth series. And what is the truth that we are going to uncover today? Let's see. बहुत संभव है कि कनाडा जाने के बाद उन्होंने जो जॉब किया होगा वह भी उन्हें पसंद नहीं आया होगा। वहां के लोगों का बर्ताव भी पसंद नहीं आया होगा। यह सब मानसिक अवस्था डामाडोल होने से हो सकता है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, आप स्वयं को और अपनी मानसिक स्थिति को तो साथ ही लेकर जाते हैं। उनका गुस्सा इस क्लिप में साफ झलकता है कनाडा के लोगों के प्रति। What kind of country we are living in, man? Lunatics. People are seriously lunatics. They are not human beings at all. और साथ ही साथ अध्यात्म की किताबें पढ़ी जा रही है। अभ्यास की आदत तो थी ही, तभी तो IIT वो कर पाए। So Buddha's first noble truth is not valid for them. Like the first noble truth is life is suffering. अब विषय को झट से समझने की क्षमता, चीजों को याद रखने की क्षमता, पढ़ाई की क्षमता सब लगा दी गई अध्यात्म की किताबों में। जाहिर है सब कुछ इनके मन में रिकॉर्ड हो जाएगा, ज्यों के त्यों। सो हो गया। लेकिन यह फिजिक्स की तरह सिर्फ मन में जमा होगा, भीतर से कुछ भी घटित न हो पाया। जैसे बबूल के पेड़ में पूरे आम के पत्ते लगा दिए जाए, बबूल के पेड़ के पूरे पत्ते आम के पत्तों से बदल दिए जाए, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुशलता से। मगर भीतर से तो बबूल का बबूल, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर होता तो नजारा यकीनन कुछ और होता। मन में भरी वो सारी बातें किताबों में लिख दी गई और फिर ऐसे बनी होगी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। संभव है कि नहीं? जो भी मन में जमा हो गया, ज्यों के त्यों पढ़ा लिखा, वो सब उन्होंने उस किताब में उंडेल दिया होगा और फिर उनकी एक किताब बन गई अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो भीतर से परिवर्तित हो गए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो चीजें पढ़ पढ़ कर दिमाग में जमा हो गई वही उन्होंने उस किताब में उतार दी? हो सकता है। जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के कुछ लॉज हमने लर्न किए और ज्यों के त्यों लिख दिए, हमने उसे जिया नहीं। हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस ज्ञान को जीने के लिए महीनों तक आश्रम में बिताए गए और यहां जीवन को समझने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें तो ऐसे किसी भी माहौल का, यानी आश्रम की माहौल का उद्देश्य अक्सर अपनी पर्सनालिटी को डिसॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ IIT बाबा के विषय में कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ता है। डिसॉल्व होने के बजाय पर्सनालिटी और स्ट्रांग हो गई ऐसा दिखाई पड़ता है। क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता? जिससे मानसिक शांति की बजाय बाबा में एक गहरी आंतरिक अशांति दिखाई पड़ती है। क्या आपको नहीं दिखाई पड़ती? ठीक है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तो तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? कर्म करा करना है, बस शांति से।
इस स्थिति के बाद हम यह समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के पीछे कई संभावित मानसिक विकार हो सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बाबा के पर्सनालिटी का एनालिसिस जारी रखेंगे, तो देखना मत भूलिए एपिसोड नंबर 3।